नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं अपना नाम बताऊं और ना भी बताऊं तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज उन शहीदों को याद करने का दिन है जिसकी वजह से मैं यहां हूं और आप टीवी के उस उधर बैठकर सुन रहे हैं, आजादी के साथ सांस ले रहे हैं। क्योंकि देश की जुबान पर हर बार होता है जब जब कारगिल का जिक्र होता है, एक तरफ गर्व से छाती फूली हमारी और दूसरी तरफ आंखों में पानी भर आया था। जंग तो शान से जीती थी हमने, परंतु इसी दिन मातृभूमि ने अपने कई वीर सपूतों को गंवाया था। और ये मां भारती के वो वीर सपूत हैं जो गुनगुनाते हैं कि मुझे ना तन चाहिए ना धन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए। जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए, और जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए, जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। लेकिन आप में से कितने लोग जानते हैं कि पाकिस्तान ने करगिल में जंग की तैयारी 10 साल पहले कर दी थी? आप 1999 से जानते हैं। आईएसआई ने कैसे ऑपरेशन कोहे पैमा को अंजाम देना शुरू किया था, कैसे एक एक करके अक्टूबर से मार्च के बीच के उस वक्त को चुना गया जब दोनों ही देशों की सेनाएं उस हिस्से में नहीं होती, क्योंकि तापमान -20 डिग्री होता है। और उसी दौरान कैसे अटल बिहारी वाजपेयी को पाकिस्तान बुलाया गया, भरोसे के सीने पर कैसे खंजर घोंपा गया। लेकिन मां भारती के पास ताशी नाम यागल थे, कैप्टन सौरभ कालिया थे, कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे हजारों मां भारती के सपूत थे। आग उगलती बोफोर्स थी और हारना भारत को ना कल मंजूर था और ना आज मंजूर है। आज बात सेना की शौर्य गाथा की। ऐ सरजमीन हिंदुस्तान, तेरे उन जानिसारों, जांबाजों, शहीदों और मुहाफिजों को सलाम है, सलाम है, सलाम है। सेना की शौर्य गाथा स्वर्णिम अक्षरों में अमिट इतिहास के साथ इस अंदाज में दर्ज है कि ना उसको कभी धूमिल किया जा सकता है और ना ही उसको कभी भुलाया जा सकता है। क्योंकि सेना हर वक्त मुस्तैद है हम लोगों की सुरक्षा के लिए। सेना हर वक्त मुस्तैद है दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए, और सेना हर वक्त मुस्तैद है मां भारती की सेवा के लिए। और कारगिल एक विषम परिस्थिति में लड़ी गई वो जंग जहां पहले से दुश्मन बैठा हुआ था, वहां से उसको खदेड़ना और फिर वापस तिरंगा लहराना ये काम आसान नहीं था। और इसलिए आज की जो युवा पीढ़ी है वो एक बार गूगल पर जाकर कारगिल की शहादत और कारगिल को पढ़िए, ताकि आपको एहसास हो कि जवान क्या होता है और मां भारती के लिए न्योछावर होने वाली जवानी क्या होती है। हमारे साथ कर्नल देवानंद जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। कर्नल राजेश भूकर जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। और हमारे साथ कर्नल अनुपम जेटली जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले सर तीनों को फर्स्ट इंडिया परिवार की तरफ से जय हिंद सर। क्योंकि आप तीन वो हैं जिनकी वजह से मैं हूं, फर्स्ट इंडिया है, राजस्थान है और देश है। करगिल को याद करते हुए अनुपम जी आपके साथ मैं शुरू करना चाहूंगा। जो हमारे शहीद हैं और उन शहीदों से बड़ी जो उनके परिवारों की समर्पण है देश के लिए, उसके लिए सबसे पहले चंद शब्द आपकी तरफ से। मुझे गर्व है कि फर्स्ट इंडिया ने आज मुझे चुना यहां बोलने के लिए। उन सारे योद्धाओं को जिन्होंने वीर गति प्राप्त की, भारतीय सेना के जवान 527 और जो 1300 से ऊपर जख्मी हुए इस युद्ध में, उन सब की वजह से आज हमारा देश दुनिया में नाम कमा रहा है, अपनी आजादी की कीमत को चुका रहा है। और मां भारती के सपूत हर समय ये यकीन दिला रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, कितनी भी आहुति देनी पड़े, मां भारती के आंचल पर आंच नहीं आने देंगे। ये कारगिल पाकिस्तान की वो नीच हरकत थी जो कि काफी 10-12 साल से वो सोच रहा था कि किस तरीके से इस रोड को, श्रीनगर और लद्दाख की रोड को काटा जाए और बार्गेन में लद्दाख वापस देकर कश्मीर की पूरी वैली ली जाए जी। एक और चीज जो साथ में है कि जब से भारत ने ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन ग्लेशियर को अपने काबू में किया था, तब से पाकिस्तान एक ख्वाब देख रहा था
ये नीच हरकत सोच रहा था कि हम इस वैली को काट कर मस्को वैली को और लद्दाख और कश्मीर को अलग कर देंगे और इस एरिया में अपना आधिपत्य जमाएंगे। जी सर, ये ख्वाब मां देखना भारती अच्छा के- होता है, ख्वाब देखना अच्छा होता है, और पाकिस्तान ने ऐसे ख्वाब देखे हैं और वो तो पीठ में खंजर घोंपता है। मैंने कुछ लिखा था कि फितरतें बदलती नहीं, यही फलसफा है, कुत्ते की पूंछ को नली में डाला कई दफा है। पाकिस्तान का कुछ ऐसा ही हाल है। और मुझे अच्छे से याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी जब वहां गए थे और नवाज शरीफ के निमंत्रण पर पहुंचे थे, उसके बाद कैसे पीठ पर खंजर घोंपा गया था, क्योंकि हमारी देखिए- सेना तो थी ही नहीं वहां पर सर। 6 महीने के लिए आ गई थी लौटकर। फरवरी 99 में जो लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुआ, जिस धोखे में वाजपेयी जी को रखा गया, और उसके पूरी चाल जो थी समझी समझाई जनरल मुशर्रफ की थी जी और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनकी थी, नवाज शरीफ की। ठीक है सर, पाकिस्तान पर तो बात करके मुझे लगता है वक्त ही जाया करेंगे, कि जो अपने शहीदों के शव तक को ना उठा सके, उस देश की बात ही क्या करें सर। विजय देवानंद ऐसा जी, है कि कर्नल आज देवानंद जी, के क्योंकि आप जो करगिल को युवक बहुत हैं, बखूबी जानते हैं आज की सर, जो धोखा मिला आज की था जो- और उस धोखे के बाद जिस तरीके से भारतीय सेना ने वहां जंग को शुरू किया, और तोशी का जो वहां एक रोल रहा, वहां से आज इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। क्योंकि अगर तोशी नाम गया इंफॉर्मेशन नहीं देते तो ना तो कैप्टन सौरभ कालिया जाते, ना कैप्टन सौरभ कालिया के साथ वो होता जो आज भी हम जैसे युवाओं के खून को खोला देता है। इसको जीरो से शुरू करते हैं। जी, सबसे पहले तो मैं आज इस ऐतिहासिक मौके पर, जहां पर 25वीं वर्षगांठ है हमारी विजय गाथा की, और आप द्वारा एक कार्यक्रम किया गया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं, और हमारे उन 527 रन बाकरों को नमन करना चाहूँगा। उसके साथ साथ मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पे भी ऐतिहासिक मानता हूं कि मेरे साथ हमारे पैनल में कर्नल भूखर साहब हैं, जो मेरे अजीज मित्र हैं, और हम दोनों बहुत वर्षों से साथ सेना में गए थे और एक साथ ही सेना छोड़ करके आए हैं। मैं जिस प्रकार की आप चर्चा कर रहे हैं कि जो खबर मिली और उसके बाद जिस प्रकार सर, से, सेना छोड़कर आप ना कल आए थे ना आज आए, आप रिटायर होकर आए। थैंक यू वेरी मच। मैं आपके दिल में सेना आज भी है। नहीं, सेना बिल्कुल आज है, पर मैं जो चर्चा कारगिल जिससे युद्ध के अंदर से लेकर के खबर मिली और किस प्रकार से भारतीय सेना ने शौर्य दिखाते हुए पाकिस्तान के उन इन्फिल्ट्रेटर्स को हमने बाहर निकाला, वो पूरा देश जानता है। पर इस मौके पर मैं 2-4 चीज़ें कहना चाहूँगा देश से, क्योंकि हम जब भी कोई बात करते हैं उसका एक राजनीतिकरण निकलना बहुत आसान बात है। पर देखिए कि 99 के अंदर जब ये इस तरह की हरकत होती है, 2-4 चीज़ें मैं शुरू में रखना चाहूँगा। पहली बात ये है, देखिए साहब, सेना देश की है, सेना हर समय तैयार रहती है, आप जैसा आदेश देंगे देश वैसा सेना करेगी। अब देखिए कि वो जो वहाँ से हमारा जो इलाका था 300 किलोमीटर के आसपास का, भूकर साहब मेरे बाद इस चीज़ पे आपको डिटेल बताएंगे, 300 किलोमीटर के इलाके में एक ब्रिगेड लगी हुई थी, और उस इलाके में इतनी कम सेना थी। अब ये कम सेना क्यों थी, ये 99 की सरकार डिसाइड नहीं कर सकती, ये पहले से हुआ है। तो देश के साथ धोखा किसने किया, चेक करना पड़ेगा। दूसरी बात, आपने कहा कि जो एक हमारे साथी आते हैं वहां पर, नामग्याल जी, वो आकर के बताते हैं, ये सवाल नहीं है। सवाल यह है कि आखिर जब करोड़ों अरबों रुपए के इंटेलिजेंस तंत्र 47 से काम कर रहा है, वो कहां था, वो ये क्यों नहीं बता पाया कि यहां पर पाकिस्तान के इन्फिल्ट्रेटर्स सैनिक उन पहाड़ियों में आके बैठ गए हैं। तीसरा सवाल, ये क्यों मौका आया कि हम ऐसे दुर्गम इलाका में, मानता हूं, पर यह फैसला किन लोगों ने किया कि बिना दुश्मन को जाने हुए आपने ये फैसले किए कि हम सर्दियों में पीछे आएंगे, और अगर आएंगे तो क्या तंत्र होगा उसको यकीन करने का कि वहां पाकिस्तान आकर के ना बैठे। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है कि जब इतनी दुर्गम पहाड़ियों में सैनिक फिर भी अपना काम करता था, मैं आपको बता दूं वहां -50 डिग्री दराज पास है जो रिकॉर्ड होता है, वो पहाड़ियां 15 से 17 हजार ऊंचाई पर हैं। इन्फेंट्री सैनिक जब पैदल वहां चढ़ता है तो चढ़ने में सांस फूलता है, और वो जब हथियार चलाता है तो उसकी अगर अंगुली बर्फ के अंदर बाहर रह गई तो थोड़ी देर बाद अंगुली कटी मिलती है। ऐसी परिस्थितियां होती हैं, पर सैनिक की गलती कोई भी नहीं ठहरा सकता, हम सदैव तैयार थे। पर यह बताओ मेरे को कि जो लोग अपने तंत्र में बैठे थे, उनको कभी ख्याल नहीं आया कि सेना के पास अगर आदेश देते हैं, एक आदमी पे भरोसा क्यों करना पड़ा।
और इसके साथ साथ कुछ लोग चर्चाएं करते हैं कि 99 में ये ऐसा हुआ, उससे पहले मैं देश से पूछना चाहूंगा, आपने जिन लोगों को वोट दिए और आज भी दे रहे हो, वो क्यों फेल होते हैं? उसकी जवाबदेही कौन लेगा? और सैनिक का शौर्य, आपने सही कहा, आपने अपनी उस गाथाओं के हिसाब से बताया जो उतने मुझे नहीं आती है, पर मैं इतना बता सकता हूं, इस प्रकार का युद्ध शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहला था जहां पर दुश्मन पहाड़ी पे बैठा है और हमें उसको चढ़ करके न्यूट्रलाइज करना। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, हमारे पास वो हथियार नहीं थे, वो साजो सामान नहीं था जो पहाड़ की चोटी के ऊपर बॉम्ब गिराया जा सके और दुश्मन को बर्बाद किया जा सके। भला हो हमारे इजराइल का, जो देश का हमारे साथ उसके संबंध नहीं थे, उसने फिर भी लेजर गाइडेड वेपन दिए, हमें ड्रोन्स दिए, और उस लेजर गाइडेड वेपन आने के बाद जब हमने उनके बंकर्स को बर्बाद किया, तब हमारे जैसे पैदल सैनिक वहां पर चढ़ने में कामयाब हुए। ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, और आपने बहुत बखूबी अपने गुस्से के साथ वीरों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी अर्पित की, और आप कितने बेहतरीन सैनिक हैं वो आपकी छाती पर जो लगे हुए हैं ना सर, वो पूरी दुनिया को बता रहे हैं। वापस मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन राजेश भूकर जी, मेरे लिए 2 सवाल हमेशा से रहे। एक सवाल तो ये कि क्या वाकई में हमने धोखा खाया, और दूसरा सवाल ये कि क्या आज भी हम धोखा खा रहे हैं, क्योंकि करगिल को हम याद करते हैं, लेकिन सच्चाई है कि करगिल में जितने जवान जंग में शहीद हुए, उससे ज्यादा हमने प्रॉक्सी वॉर के अंदर शहादत दी है और हर दिन दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं फर्स्ट इंडिया को शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे आज इस डिबेट के लिए बुलाया, और इससे पहले भी मैं आपके पास में 1-2 बार आता रहा हूं जी। दूसरी, कारगिल के शहीदों को, और शहीदों से ज़्यादा उन परिवारों को मैं आज सल्यूट करता हूं जिन्होंने इस पूरी त्रासदी के अंदर आज भी वो डटे हुए हैं। बहुत से केस ऐसे हैं जहाँ पे उन्होंने अपने बच्चों को फिर आर्मी के अंदर जाने के लिए प्रेरित किया। सबसे बड़े वीर अगर देखा जाए तो वो माताएं हैं जिन्होंने अपने बच्चों को एक शहीद होने के बाद में भी कहा कि तुम दोबारा फौज के अंदर जाओ। फौज का साहब एक बेसिक सिद्धांत है कि कोई भी जवान नाम, नमक और निशान के लिए लड़ता है। आप किसी को भी वर्दी पहना दोगे और उसको ये चीज़ बार बार उसके अंदर एक इनग्लिड की जाएगी कि आप नाम, नमक और निशान के लिए लड़ रहे हैं, तो वो देश के लिए एक बार भी न्यौछावर होने के लिए नहीं सोचता है। ना उसको ये पता है कि मुझे बाद में क्या मिलेगा या मेरे परिवार का क्या होगा। ये परिवार का क्या होगा, ये उसका एक भरोसा है सिस्टम के ऊपर, आर्मी के ऊपर या सरकार के ऊपर कि मेरे परिवार को पीछे से उसकी पूरी देख रेख होगी। तो शायद ये एक वजह है। अब 1999 के वार आप देखिए, 1971 का आखिरी वॉर था पाकिस्तान के साथ में, उसके बाद में 18 से 20 साल बीते। कभी भी जब दो सेनाएं आमने सामने बॉर्डर पे होती हैं तो एक पीरियड निकल जाता है, 10 साल 20 साल, तो एक भरोसा एस्टेब्लिश होता है। आप कहें कि 24 घंटे कोई भी आदमी मुस्तैद रह सकता है, वो संभव नहीं है। तो शायद ये हमें धोखा इसलिए मिला कि हमने उनके ऊपर ज़्यादा भरोसा कर लिया, और जिसके लिए हमें भुगतना भी पड़ा। हम ज्यादा अच्छे थे सर, और वो हम ज़्यादा भरोसे के अच्छे काबिल थे, नहीं थे। और शायद हमारी, और वैसे देखा जाए तो आप पार्टीशन के बाद देखिए, दोनों देशों का जो पार्टीशन हुआ, एक धर्म के नाम पे हुआ, एक ठीक है सर, देश के नाम पे हुआ। तो उनकी सोच जो है वो शायद हम समझ नहीं पाए कि आज भी उसी सोच में घूम रहे हैं। तो उस धोखे की वजह से हमारे को सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। जहाँ तक डिप्लॉयमेंट का सवाल है, हमारे पास में आज भी 2024 के अंदर भी इतने युद्ध होने के बावजूद भी राष्ट्र की कोई भी नेशनल स्ट्रेटजिक पॉलिसी की कोई भी कमेटी नहीं है जो ये डिसाइड करे कि हमें कितनी सेना चाहिए, कहाँ कहाँ चाहिए, हमारी थ्रेट्स क्या हैं, हमारे साथ चाइना की थ्रेट्स क्या है, हमारी पाकिस्तान से थ्रेट क्या है, या हमारे को देश की रक्षा के लिए जी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों थ्रेट्स के साथ में निपटने के लिए कोई ऐसी हाई लेवल की कमेटी आज भी नहीं है जो चर्चा करे। जी, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। 1999 के युद्ध के बाद में एक कमेटी बनी जिसने बाकायदा रिकमेंडेशन दिए। उस कमेटी के इम्प्लीमेंटेशन में आज भी सिर्फ 10% इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। जी, लेकिन रक्षा बजट तो सर बढ़ता है सर, उसका मैं कोई असर नहीं? उसकी बात मैं बाद में करता हूँ। मैं सिर्फ आपको, आपने सवाल पूछा ना कि आज भी हम कर रहे हैं। अगर हम 99 से सीखते तो चाइना के साथ फिर दोबारा धोखा नहीं खाते, डोकलाम में जो हमारे साथ हुआ। इसका मतलब कहीं न कहीं आज भी त्रुटियां हैं, और हमें देश में कभी भी किसी भी युद्ध के बाद में कोई भी वाइट पेपर निकालने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मामला एक अकाउंटेबिलिटी का है। किसी की जान जाना ही गलत है,
देश के इतने रिसोर्सेज को डेडिकेट करना ही गलत है, लेकिन जब तक हम ट्रांसपेरेंट होकर बाहर नहीं आएंगे, गलतियां सबसे हो सकती हैं, किसी से भी हो सकती हैं, मेरे से भी हो सकती हैं, मैं कोई काम करूंगा तो मुझसे गलती होगी, पर एज ए नेशनल पॉलिसी लेवल वी हैव टू स्टिल थिंक ऑफ कि देयर हैज़ टू बी स्ट्रेटजिक पॉलिसी कमेटी ऑफ ए वेरी हाई लेवल जो रेगुलरली इस चीज़ को अपडेट करे, और हमें अपने आप को अपडेट रहने की जरूरत है। तो ऐसा हुआ क्यों नहीं? ये भारत सरकार ही बता सकती है सर, हम ये राजनीतिक लोग ही तय कर सकते हैं, इसके अंदर सेना का कोई रोल नहीं होता है। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं इंटरनल, किसी भी देश में लड़ाई की वजह दो होती हैं, या तो आपको ज़मीन हथियार नहीं है और या फिर देश को कमज़ोर करना है। ठीक बात। पाकिस्तान को जब ये पता लग गया कि आप उसकी ज़मीन, भारत की 1 इंच भी ज़मीन ले नहीं सकते हो, 99 में उनके साथ जो हुआ उसके बाद में उन्होंने एक सबक लिया कि हम इनसे ज़मीन नहीं ले सकते, तो उन्होंने दूसरी पॉलिसी अपनाई कि हम इंटरनली इनको लगातार डिस्टर्ब करते रहते हैं और आपके रिसोर्सेज कमिट करते रहते हैं, एक दहशत सी फैली रहती है और एक माहौल को शांत नहीं होना चाहता। जब तक शांति नहीं होगी तो विकास कहाँ से होगा? तो ये उनकी एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है कि हम इस देश को लगातार कहीं न कहीं डिस्टर्ब करते रहें ताकि इनके विकास के अंदर बाधाएं आती रहें। ठीक है, वापस मैं आऊंगा, क्योंकि एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी भारत के आतंकी थे उनको चुन चुन कर मारा गया है। अब वो भारत ने मारा है, किसने मारा है, इस पर कभी, जैसे आप कह रहे हैं कि व्हाइट पेपर, भारत भी कभी खुलकर नहीं कहता है। पाकिस्तान जरूर रोता है कि भाई भारत की खुफिया एजेंसी आई, हमारे यहाँ से इसको मारकर चली गई। लेकिन आपने जिक्र किया सर, जिक्र किया शहीदों के परिवार का, क्योंकि मैं भी व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं कि एक 25 साल का लड़का जब मातृभूमि के लिए शहीद होता है तो वो चला जाता है, उसकी शहादत की गाथाएं हमेशा के लिए अमर हो जाती हैं, लेकिन एक घर का चिराग हमेशा के लिए बुझ चुका होता है। एक पत्नी हमेशा के लिए विधवा हो चुकी होती है और छोटे छोटे बच्चे हमने अनाथ होते देखे हैं, उनके सिर से पिता का साया उठता देखा है और चंद दिनों तक उनके साथ सबका मिलना, और फिर वो परिवार अकेले सिर्फ अपने उस बेटे को दीवार पर टंगा हुआ देखकर गर्व महसूस करता है। कुछ ऐसे ही परिवार झुंझुनों से हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे सहयोगी प्रदीप गढ़वाल जुड़ गए हैं। प्रदीप, सबसे पहले तो उनको फर्स्ट इंडिया की तरफ से जय हिंद कहिए, सैल्यूट कीजिए, क्योंकि अगर ऐसे परिवार नहीं होंगे तो जवान नहीं होंगे, और जवान नहीं होगा तो हिंदुस्तान नहीं होगा। तो सबसे बड़ा जो समर्पण है वो शहीद से ज्यादा शहीदों के परिवारों का है। जी विजेंद्र, आपने बिल्कुल सही कहा। शहीदों की वीर धरा पर इन सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। फर्स्ट इंडिया उनको सलाम करता है। शहीद स्मारक से इस वक्त हमारे साथ वो शहीद परिवार जुड़े हैं जिन्होंने देश सेवा में अपने प्राणों की आहुति दी है। झुंझुनू की बात करें तो करीब 18 जवानों ने कारगिल में अपनी शहादत दी थी, और इस शहादत के बाद वो परिवार आज भी 25 साल बाद उनको भूले नहीं है। कारगिल की लड़ाई के जो योद्धा थे वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, और जो देश सेवा में प्राणों की आहुति दे चुके वो शहीद के परिवार, वो वीरांगनाएं भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। शहीद स्मारक से इस वक्त फर्स्ट इंडिया उनके साथ जुड़ा हुआ है। हमारे साथ कैप्टन सीताराम धीमा है जो उस कारगिल लड़ाई को अपनी आंखों से देखा था, अपने कंधों से उस लड़ाई में लड़ाई लड़ी थी। हमारे साथ मौजूद है सीताराम जी धीमा, कैप्टन सीताराम जी धीमा। सर, लड़ाई वाकई में बड़ी थी, देश सेवा में समर्पित जवानों ने अच्छी खासी लड़ाई वहां पर लड़ी, और आखिरकार 26 जुलाई को वो विजय दिवस आज हम मना रहे हैं, लड़ाई लड़ ली। क्या इस प्रकार से देखते हैं उस युद्ध को आप? श्रीमान, आज उस दिन और आज का दिन, जय हिंद। सबसे पहले तो आपको जय हिंद बोलता हूँ। आज का दिन हमारे भारत देश के लिए गौरव का दिन है, और हमारे जितने भी जो शहीद हुए हैं अपने पूरे भारत के, उनको सभी को हम लोग आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनको परिवारों को भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो सदा सलामत रहें। बाकी लड़ाई की बात ये है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम 9 जुलाई से लेकर और 19 जुलाई तक 17,000 फीट के ऊपर रहकर गुरेज सेक्टर के अंदर त्रिशूल पहाड़ी के ऊपर मेरी 8 जाट रेजिमेंट ने लड़ाई लड़ी है। हम लोगों ने वहाँ पर डटकर 2 पोस्ट सडल पोस्ट और 1 पोस्ट और उन पाकिस्तान का हमने कब्जा किया है। उस टाइम हमारे सामने बहुत कठिनाइयाँ थी और समस्या थी, उनको नज़रअंदाज कर और हमने अपना टास्क और अपना युद्ध के लिए हम भारत की रक्षा माता का
धरती माता की रक्षा करने के लिए हम डटे रहे वहाँ पर। बिल्कुल डटे रहे। हमारे साथ दूसरे योद्धा हैं सुरेंद्र कुमार, कारगिल योद्धा हवलदार हैं। सर, आप भी उस लड़ाई में मौजूद थे, क्या मंजर था उस वक्त का? आज 25 साल बीत चुके हैं, आज उस मंजर को याद करते हैं तो किस प्रकार देखते हैं? मैं हवलदार सुरेंद्र कुमार, गांव पटेल नगर, तहसील चिड़ाव, जिला झुंझुनू, राजस्थान का रहने वाला हूं और वर्तमान में शहीद कैप्टन धनवंत शर्मा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोरुआ में कार्यरत हूं। मैं जब भर्ती होकर के गया ही था रंग रोटी निकाल करके श्रीनगर में, और वहाँ हमारी 18 ग्रेनेडियर थी, वो CI ऑपरेशन के अंदर थे वहाँ पर। तो CI ऑपरेशन में हम लगे हुए थे। वहीं हमारे कमांडिंग ऑफिसर कर्नल खुशहाल ठाकुर को मैसेज मिला कि आप कुछ 8-9 मुजाहिदीन आए हुए हैं कारगिल में और वहाँ पर आपने पलटन को लेके जाओ। तो हम रातों रात ही लाइट वेडिंग और हथियार अम्नेशन के साथ में और कारगिल में पहुँच गए थे। 2-3 दिन हमने वहाँ क्लाइमेंटेशन किया और उसके बाद हमारे को सबसे पहले तोलोलिंग का टास्क मिला। तो तोलोलिंग के ऊपर हमारे टवाइसी साहब थे, R विश्वनाथन, उनके साथ ने हमने अटैक किया। तो हमारी भी वहाँ पर काफ़ी कैजुअल्टी हो गई थी, 30-35 आदमी कैजुअल्टी हुए थे। और हमारे जो टवाइसी थे R विश्वनाथन, वो भी वहाँ शहीद हो गए थे। मेजर अधिकारी साहब भी शहीद हुए थे और भी काफ़ी जवान शहीद हो गए थे। और वहाँ हमने विजय हासिल करने के बाद हमारे को बोला कि आपकी यूनिट के थोड़ी कैजुअल्टी ज़्यादा हो गई, आप थोड़ा 5-7 दिन रेस्ट करो। रेस्ट करने के बाद हमारे को दोबारा टास्क मिला टाइगर हिल के लिए। टाइगर हिल के ऊपर मैं MMG के ऊपर था और उसमें मेरे साथ में हवलदार रविकरण था, राजेश था हरियाणा का। तो हमने बेस बनाया टाइगर हिल के पास में रात में जा कर के, और उसमें जैसे ही हमने फायर किया तो MMG में 3 राउंड के बाद एक ट्रेसर निकलता है जिससे पता चलता है मार कहाँ जा रही है राउंड की। तो वो जैसे ही हमने फायर किया तो टाइगर हिल से हमारी पोजीशन को देख करके और उन्होंने उस हवलदार रविकरण को गोली लगी सिर में। तो वो बोला अभी तो मैं हॉस्पिटल में पहुंच जाऊं तो क्या पता जी सकता हूं। उसके बाद वो बोला ही नहीं, ख़त्म हो गया। और राजेश था मेरे साथ, उसके भी पैर में गोली लगी थी, वो भी घायल हो गया। फिर मैं अकेला वहां पर MMG से फायर करता रहा और हमारी घातक प्लाटून थी वो ऐसे रास्ते से चढ़ी टाइगर हिल के ऊपर जहाँ से कहीं रास्ता ये सोच भी नहीं सकता दुश्मन कि यहाँ से आ सकते हैं, कि थे क्या, आ भी सकता है क्या कोई। तो वहाँ पर रस्सा बांध करके और रस्से से वो ऊपर चढ़ करके और सुबह 4 बजे करीब गुत्थम गुत्था की लड़ाई हुई वहाँ पर, और हमने टाइगर हिल के ऊपर कब्जा कर लिया था। और 4 जुलाई को हमने वहाँ झंडा फहरा दिया था 18 ग्रेनेडियर ने। और जोगेंद्र सिंह यादव थे यूपी के, वो मेरे ही नंबरी थे, उसको वहाँ परमवीर चक्र मिला था। बिल्कुल, उस लड़ाई में ऐसे परिवार थे जिन्होंने अपने लाल को खोया है। उन वीरांगनाएं भी मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी जानते हैं 25 साल बीतने के बाद, जिन 25 सालों में उन्होंने कड़ा संघर्ष किया, किस प्रकार से देखते हैं इन 25 सालों को आप? हमने बहुत ही मेहनत की, बहुत ही कोशिश की, गृहस्थी की, बच्चों को बहुत ही मुश्किल से पाला है। हम यहाँ तक पहुँच गए कि बच्चों को आज काबिलियत कर दिया। सबके बच्चे, हमारे 3 के बच्चे हैं, तीनों के डॉक्टर हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं। और इस चीज़ का दुख भी है कि हमारे शहीद हो गए, और घमंड भी है कि हमको सब याद कर रहे हैं। जाने वाले तो चल जाते हैं, जो नॉर्मल होते हैं उसको कोई याद भी नहीं करता है। तो इस बात का गर्व भी है कि हमको सब याद करते हैं, सब सम्मान करते हैं, सबको धन्यवाद बोलते हैं कि हमका सब सम्मान करते हैं। बिल्कुल, सम्मान ज़रूर मिलेगा वीरांगनाओं को। शहीद देवकरण की अब जब भी कोई कार्यक्रम होता है ज़रूर याद आते होंगे, किस प्रकार से उनको याद करते हैं? क्योंकि परिवार में कई कार्यक्रम होते हैं। याद तो बहुत ज़्यादा आते हैं कि आज जो खुशी का माहौल होता है तो घर परिवार में ब्याह शादी होते हैं, सबसे पहले वो ही याद आते हैं कि आज वो लोग होते तो सबसे आगे रहते। हमारे तो क्या है कि शहीद की मूर्ति बना रखी है गांव में, तो गांव में जो भी दुल्हन आती है, जो भी बारात चढ़ती है, जो भी नया प्रोग्राम होता है, जो खुशी का प्रोग्राम होता है, तो हमारी मूर्ति से ही चालू होता है। पूरे गाँव ही हमारी मूर्ति से ही चालू करता है। या अकेली मैं नहीं, हमारा पूरा गाँव ही मूर्ति से ही ऊपर बारात चढ़ाता है। देवता की तरह मानते हैं हम उनको। बिल्कुल, शहीद सतपाल सिंह की वीरांगना बबीता जी भी मौजूद है हमारे साथ, उनसे भी जानते हैं 25 साल के शहादत के बाद किस प्रकार से आपने परिवार का लालन पोषण किया, क्या कठिनाई आई और क्या देखती है इस उनके जाने के बाद? सर, बहुत कठिनाई भी आई, लेकिन उन कठिनाइयों का भी हमने सामना किया। बच्चे भी छोटे थे, उनके पढ़ाई की देख रेख, आज तो वो पढ़ लिख के MBBS कर रही है बच्ची, और परिवार का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। बूढ़े माँ बाप हैं, 6 नंद हैं, सभी का मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा ख्याल रखती हूँ।
वीर शहीदों को हमेशा समाज हर जगह अच्छे से पूजा जाता है, उनको याद किया जाता है, एक गर्व की अनुभूति भी होती है। लेकिन जब आप घर गांव में निकलती हैं तो दूर से ही कहते हैं देखो शहीद वीरांगना जा रही है, एक अच्छा सम्मान मिलता है। किस प्रकार से वो देखते हैं आप? हाँ सर, वो बहुत अच्छा करते हैं, देखते हैं तो इस तरीके से, लेकिन वो थोड़ा दुख भी होता है और अच्छा भी लगता है। बिल्कुल। हमारे साथ शहीद जगदीश सिंह की प्रसाद की वीरांगना सुमन देवी वो भी मौजूद हैं। उनके जाने के बाद परिवार का किस प्रकार से आपने लालन पोषण किया, क्या कठिनाई आई? बहुत ही कठिनाइयों के साथ सामना किया, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। और आज मान लो उन बच्चों को पाल रहे हैं, जब बच्चे छोटे छोटे थे, लेकिन आज वो MBBS कर रहा बच्चा। और हमें इस बात का गर्व भी है कि वो देश के लिए शहीद हुए, और दुख भी है। बिल्कुल। कितनी उम्र थी जब वो छोड़ के चले गए थे उनकी बच्चे की? बच्चे के 2.5 साल थे, बच्चा 2.5 साल का ही था। बिल्कुल 2.5 साल की उम्र में वापस आपके पास आएंगे, क्योंकि वो चले गए, उन्होंने तिरंगे का मान संभाला था। और इन वीरांगनाओं से पूछे कि कैसे उन्होंने उन छोटे छोटे बच्चों को पाला था। जुबान पे जो दर्द आता है वो महसूस कराता है कि माथे की सिंदूर छूट जाती है, हाथों की चूड़ियां टूट जाती है, देश आगे बढ़ता जाता है, वीरांगनाएं पीछे छूट जाती हैं। कर्नल देवानंद जी, ये वो परिवार हैं जिनको हर दिन 20 बार सैल्यूट करना चाहिए सर, क्योंकि अगर ये परिवार ना हो तो यकीन से हम नहीं हो सकते हैं। क्या वाकई में इन वीरांगनाओं के लिए, इन परिवारों के लिए, उन शहीदों के बच्चों के लिए वो सब होता है जो होना चाहिए? मैं सबसे पहले तो हमारी इन वीरांगनाओं को मैं नमस्कार और हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहूँगा कि आपके मनोबल को देख करके हमारे जैसे सामान्य नागरिक का भी मन और सीना गर्व से जुड़ा होता है। देखिए, आपने सही कहा कि जिस प्रकार से वीरांगनाएं अपनी बात को रख रही हैं, मुझे ही नहीं, आज हर भारतवासी को गर्व होना चाहिए। पर आपने जो मुद्दा उठाया, क्या इनकी समस्याओं के लेकर के जो लोग जिम्मेवार हैं उनको गर्व होता है कि नहीं होता है, मैं उस पर आना चाहूँगा। देखिए, थोड़ी देर के लिए हम सब भावुक होना छोड़ दें कि कौन सी पार्टी, कौन सरकार, कौन सा वर्ष, पर मैं सेना से जुड़ी 5-6 बातें आपके बीच में रखना चाहता हूं। भारतीय सेना के अंदर लोग कभी चर्चा करते हैं पैसा नहीं है, कोई चर्चा करता अग्निवीर आ गई, कोई चर्चा करता है कि इनका स्टेटस क्या है, कोई चर्चा करता है सैनिकों को आप बहुत सारी फैसिलिटी दे रहे हैं, कोई चर्चा, बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। पर जब इन वीरांगनाओं का आप सुनो और इनके मनोबल को देखो, उसके बाद मुझे लगता है आज देश की पॉलिटी को, इन राजनीतिक जो हमारा नेतृत्व है, उसको एक बार मंथन जरूर करना पड़ेगा। और किन किन मुद्दों पे करना है मैं आपके चैनल के मार्फत रखना चाहूंगा। पहला मेरा सबसे बड़ा मुद्दा देश के सामने यह है कि जब ये वीरांगनाएं, और वीरांगनाएं देखिए, ऐसा नहीं कि दुश्मन की गोली से हम मरते हैं, सैनिक वीर गति को प्राप्त होता है तो ही वो वीरांगना कहलाएगी। अरे इतनी बड़ी फौज है, इतने सारे हम सैनिक हैं, किसी भी कारण उनकी मृत्यु हो जाती है तो एक बात ये देश आज जवाब दे, ये क्या कारण है कि इतने साल बीत गए, आज तक जिस प्रकार से और नौकरियों में किसी भी कर्मचारी के परिवार को अनुकंपा नौकरी का प्रावधान है, तो क्या ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को और हमारे सरकारों को ये एक सैनिक से क्या दुश्मनी है कि उनके परिवार के लिए अनुकंपा नौकरी क्यों नहीं है? ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और अब ये क्या करते हैं, अपनी मर्जी से हमारे वीरांगनाओं का, मैं कहता हूं कि देश में कुछ राजनीतिक लोग अपमान करते हैं। और अपमान कैसे करते हैं? आएंगे साहब, बड़े बड़े वादे करके चले जाएंगे। अरे भाई, आपकी जेब से 2 रुपए निकालो तो हम जाने, पर ये कोई नहीं निकालता है साहब। तो मैं जो देश से बात कर रहा हूं, प्रधानमंत्री महोदय, आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आपने जितने अच्छे काम किए हैं, मैं आग्रह करूंगा इस ऐतिहासिक मौके पर कल ही आप ये अनाउंस करें कि सेना में किसी भी जवान की मृत्यु होती है किसी भी कारण, उसकी महिला, उसकी वीरांगना को कभी ऐसे दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े और अनुकंपा नौकरी दे। पहली बात। दूसरी बात, मैं आपके पास आता हूं, 1 रैंक 1 पेंशन, बड़ी बधाई के पात्र है देश, सैनिकों पे बड़ा एहसान करते हैं आप हम पर। अरे भाई, पर ऐसा क्या कारण है आज भी हजारों की संख्या में सैनिक, बड़े बड़े उनकी प्रॉब्लम्स हैं। अब मैं किसी एक व्यक्ति को दोष नहीं देना चाहूंगा, प्रधानमंत्री महोदय, मेरा आपसे आग्रह है, एक सैनिक की आपसे गुहार है, ऐसा कुछ क्यों नहीं करते?
आपके पास तो कोई कमी नहीं है, संसाधन की कमी नहीं है, आपकी इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, आज भी आप कारगिल में बैठे। मैं आपका व्यक्तिगत तौर पर बड़ा प्रशंसक हूं, सम्मान करता हूं। कृपया करके कल ऐसा आदेश निकालें कि इन 1 रैंक 1 पेंशन की जो समस्या है, बहुत गंभीर मामला है साहब। हम सैनिकों में जितने भी यहां जब सुनते हैं, यूनिट में भी सुनते हैं, बड़ा दुख होता है। तो जरा इस 1 रैंक 1 पेंशन के भूत को क्लियर किया जाए, ये दूसरी मेरी सरकारों से मांग है। और तीसरी मेरी मांग है, जो वीरांगनाएं जितनी भी हैं हमारी, उन वीरांगनाओं के सम्मान के लिए हमने नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया, आपका बहुत बहुत आभार मैं करना चाहूंगा। पर जो ये इनके साथ जुड़ी हुई समस्याएं हैं, मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के हमारे एक योद्धा हैं कमल राम गुर्जर करौली के, आज तक राजस्थान की सरकार, कोई भी आ जाए साहब, ये रंग कोई चोला बदल ले, पिछले 20 साल से उनके परिवार मांग कर रहा है कि भाई विक्टोरिया क्रॉस, ये वीरों के वीर का था जो अंग्रेजों के जमाने में मिला था, उस आदमी के धर्मपत्नी को आज सम्मान नहीं करते हैं। तो जो वीरांगनाओं के सम्मान की कहानी है, और मैं आपको बता दूं, वीरांगनाओं की जो समस्या है, राजस्थान सरकार का मैं आभारी हूं। पिछले कुछ दिनों, 1 साल पहले इन्होंने कानून बनाया कि जो भी वीरांगनाएं हैं उनको हम अनुकंपा नौकरी दी जाएगी। पर अगेन सरकार तो कानून बना गई, अब मुझे नहीं पता उसके बाद जो अधिकारी हैं, मेरी देश के ब्यूरोक्रेट्स और जितने भी अधिकारी, हाथ जोड़ के मैं विनम्र विनती करता हूं आपसे कि जब कभी वीरांगना का, किसी वीर नारी का, या कभी किसी एक घायल सैनिक आपके सामने आके कोई बात करता है, कृपया करके उनको एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस ना अपना इनको कानून सिखाएं। रादर मैं सीएम साहब आपसे आग्रह करूंगा, वाई सीएम प्रधानमंत्री आपसे करूंगा, प्रधानमंत्री महोदय, एक ऐसा जो आपने ऑर्गेनाइजेशन बहुत बने हैं, पर एक अधिकारी को नियुक्त कीजिए। कितनी वीरांगनाएं देश में, उन सब से बात करेगा, उनकी समस्या हल करेगा, न कि वो सरकारी दफ्तरों की। बिल्कुल देवानंद जी, आपका दर्द और कानून की आड़ में मैं एक चीज और आपसे गुजारिश करूंगा, कानून की आड़ में राजस्थान में वीरांगनाओं के कानून तो बना दिए, बहुत सारी वीरांगनाएं हैं, आज वो टीवी पे नहीं बोलती है साहब, मैं समझता हूं, हम भी जानते हैं देश के साथ हम खड़े, पर उनकी बड़ी समस्याएं हैं, सरकार को उन पे मंथन करना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। बिल्कुल, और मैं यही कह रहा था देवानंद जी, आपकी बात को मैं आगे बढ़ा रहा था कि अगर करगिल को सही मायने में याद करते हुए जवानों को श्रद्धांजलि देनी है, तो उनके परिवारों को सर्वोच्च सम्मान के साथ वो सर्वोच्च सुविधाएं दी जाए, ताकि उनको लगे कि हाँ, हमारा बेटा देश के लिए शहीद हो गया। क्योंकि जवान 2 होते हैं, एक जो अपनी जुबान से अपनी वीर की कहानियां, शौर्य की कहानियां सुनाते हैं, और दूसरे वो जिनकी कहानियां दूसरे सुनाते हैं, उनके परिवार वाले सुनाते हैं। आज हम बात करें सेना की शौर्य गाथा की, जो स्वर्णिम अक्षरों में अनंत काल तक के लिए लिख दी गई और अनंत काल तक लिखी जाएगी। क्योंकि एक जवान है तो हिंदुस्तान है, और एक जवान है तो ही हिंदुस्तान की पहचान है, और एक जवान जंग को शहादत के साथ नहीं जीता, बल्कि जान लेकर जीता है। और इसीलिए सबसे दुर्गम जंग के अंदर हिंदुस्तान ने तिरंगे को सबसे ऊपर जाकर फहराया था, और पाकिस्तान को बताया था कि तुम पीठ में खंजर घोंपोगे, हम सीने में गोलियां दागेंगे। बेहद खास पैनल हमारे साथ लगातार बना हुआ है। राजेश भूकर जी, सर, क्योंकि इंटेलिजेंस को लेकर एक सवाल था, क्या वाकई में इंटेलिजेंस फेलियर उसको कहें, या इसको कहें कि भरोसा किया गया, भरोसा टूटा, या ये कहें कि शायद हमें लग रहा था कि 2 बार मार खाने के बाद पाकिस्तान सीधा लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा? ऐसा है कि मैं 2.5 वर्ष तक कारगिल में हेड ऑपरेशन और ट्रेनिंग रहा, और तब भी पाकिस्तान के साथ फायरिंग होती थी। उसके बाद में सीज फायर हुआ। वहाँ का तकरीबन 155 पोस्ट हैं, जो ऑलमोस्ट 21,000 की ऊंचाई तक भी जाती हैं। ये सब इलाका हमने चल के देखा है। मेरे पर्सनल विचार से, वहाँ के एक्सपीरियंस में ये कह सकता हूँ कि एक डेफिनेटली दोनों देश के बीच में 25 साल तक कोई न कोई एक अंडरस्टैंडिंग बॉर्डर पे होती है। वो प्रैक्टिकल नहीं हो सकता कि आप रोज़ दुश्मनी की तरह एक दूसरे के साथ खड़े हो जाओ, जी, लेकिन डेफिनेटली इसके अंदर इंटेलिजेंस का, मैं इसको इंटेलिजेंस फेलियर नहीं बोलता। क्या होता है, जब भी इंटेलिजेंस आती है तो उसके अंदर सही इंटेलिजेंस को निकालना और उसके ऊपर एक्शन लेना एक उतना ही बड़ा काम है जितना इंटेलिजेंस गैदर करना। जी, तो उसके लिए एक जनरल स्टाफ की बॉडी बनी होती है, उसके बारे में उसको प्रोसेस करके ऊपर तक पहुंचाया जाता है। अब उस समय इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन डेफिनेटली जो देवानंद जी ने बोला कि वहाँ पे ऑलमोस्ट 1/10 ट्रूप्स थे जो होने चाहिए उससे। वहाँ पे एक ब्रिगेड थी सिर्फ, जहाँ पे आप डिवीजन प्लस ऑपरेट कर रहा है। इसका मतलब डेफिनेटली हमारे पास में
प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था कि पूरे इलाके को आप पेट्रोलिंग कर सको। जी नहीं, लेकिन क्या हमने इन्फॉर्मेशन को भी सीरियसली नहीं लिया? कहीं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि नामग्याल ने जब बताया तो हमने कैप्टन सौरभ कालिया को भेजा और चंद रिक्रूट के साथ भेजा, और जो हुआ उसके बाद पूरा हिंदुस्तान जानता है और आज तक खून खोलता है। बिल्कुल, हमने उस थ्रेट को सीरियस नहीं लिया। बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ। कहीं न कहीं इस इंटेलिजेंस को कहीं न कहीं इतना सीरियस नहीं लिया गया जितना लिया जाना चाहिए था, और नहीं तो ये घटना होती ही नहीं। क्योंकि जो चीज़ आप प्रिवेंट कर सकते हो उसको आपको बाद में लड़के और पूरा करना पड़ा। और हम सब जानते हैं कि नॉर्मल माउंटेन और प्लेन की लड़ाई में 9:1 की रेशो होती है। हाई एल्टीट्यूड के अंदर तो 18:1 की रेशो होती है। इसका मतलब हमारे को हर एक पाकिस्तानी के लिए 18 हिंदुस्तानी चाहिए थे, जो कि एस्टेब्लिश्ड नॉर्म है। उनका जज्बा इतना था कि वो 6 हिंदुस्तानियों ने भी एक पाकिस्तानी को वहाँ से खदेड़ा, और वो भी तब जब उनको क्लाइंबिंग हो, वेदर के हिसाब से हो, उनको स्ट्रेटजी पता हो, उनको अपने वेपन्स की पावर पता हो, तब सर 1:18 तब है। अनुपम जेटली जी, क्योंकि हमारे साथ शहीद की वीरांगनाएं हैं और वो जवान भी मौजूद हैं जिन्होंने करगिल की जंग को लड़ा है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि हम जब करगिल को याद करते हैं तो कहते हैं कि इतिहास के पन्नों को पलटते हुए जब वर्तमान की तरफ आते हैं तो सुधार होना चाहिए। क्या हम उस सुधार तक पहुंच चुके हैं कि पाकिस्तान एक कदम इधर नहीं बढ़ा सकता? ये तो भूल ही जाए कि 15-20 किलोमीटर अंदर घुस जाएगा और भारत को पता नहीं चलेगा। विजेंद्र, मेरे हिसाब से नहीं। अभी जो आतंकी घटनाएं पिछले 15-20 दिन में 7, 8 या 9 जुलाई से अगर आप इस सरकार के गठन से लें और आज तक, तो 9 जो घटनाएं हुई है वो ये दर्शाती है कि अभी तक हम जागे नहीं है, हम सचेत नहीं है। इसकी कई वजह है। मैं 3 चीजें आपको साफ बताऊंगा। नंबर 1, फौज की कमी क्यों होनी चाहिए? एक तरफ अगर सरकार कहती है, देश कहता है हम 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो क्या हमें फौज का खर्चा बोझा क्यों लगता है? क्योंकि अकेला एक खर्चा है जो देश को संप्रभुता और देश की सेफ्टी और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेता है। नंबर 2, अगर अगला युद्ध कभी भी आएगा तो जवान उस युद्ध को उस हालात में लड़ेगा जब वो सोचेगा कि मेरी वीरांगनाओं का, मेरे जो खेत हुए हैं पुराने सीनियर्स, मेरी पलटन के, उनका देश ने क्या रख रखाव किया है, जो कि अभी बताया आपको देवानंद जी ने भी, और हम सब जानते हैं कि काफी प्रश्नों के घेरे में है। वीरांगना को एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर क्यों जाना चाहिए, जबकि एक अनलिखित समझौता है हर फौजी और देश के बीच में कि वो निसंकोच देश की संप्रभुता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करेगा, परंतु उसके शहादत के बाद उसके परिवार की जिम्मेदारी देश की है, देश की राजनीति की है। ठीक बात। एक पार्टी तो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रही है, मगर दूसरी पार्टी गांव के स्तर पर, ठीक है आपने सुना वीरांगनाओं की बात कि गांव के स्तर पर उनको सम्मान है, मगर क्या आर्थिक स्थिति, क्या उनकी बाकी सुख सुविधाएं, उनके बच्चों की पढ़ाई, क्या सबसे अच्छे स्कूल कॉलेजों में करने की सरकार जिम्मेदारी ले रही है? नहीं ले रही। ठीक है अनुपम जी, वापस मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि प्रदीप हमारे साथ बने हुए। प्रदीप, आपके साथ जो मेहमान हैं उनमें वो वीर जवान भी हैं जिन्होंने जंग लड़ी और वो वीरांगना भी है जो आज भी जंग लड़ रही हैं। उनकी जंग खत्म नहीं हुई और आजीवन चलती रहेगी। सभी से एक साथ बात कीजिए। बिल्कुल विजेंद्र, जंग हमेशा लड़ती रहेंगी क्योंकि शहादत दी है उन्होंने, और उन शहादत के बाद जो वीरों के जो वीरांगनाएं हैं उन्होंने सब कुछ खो दिया, लेकिन धीरे धीरे वो गम कम नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद भी उस परिवार को चलाते रहे। हम ऐसे वीर जवानों से आपको रूबरू करवा रहे हैं, लेकिन श्रीनगर एयरफील्ड में 1999 में तैनात हमारे साथ वो जवान भी मौजूद हैं जिन्होंने अपनी आंखों से अपने भाइयों को घायल होते हुए, तिरंगे में लिपटते हुए आते हुए देखा है। हमारे साथ मौजूद हैं सूबेदार मेजर धर्मपाल सिंह भांबू। सर, उस वक्त का मंजर क्या था? हम लोग श्रीनगर एयरपोर्ट पे थे और एयर डिफेंस रेजिमेंट के साथ में था। उस टाइम का मंजर ये था कि वहाँ से जो कैजुअल्टी आती थी, घायल, बदामी बाग कैंट MH फुल हो गया था। उसके बाद उन घायलों को चंडीगढ़ भेजा जाता था, दिल्ली भेजा जाता था, और
जो शहीद हो जाते थे उनके पार्थिव शरीर को हवाई जहाज़ों द्वारा दिल्ली भेजा जाता था, उनको सलामी लगती थी। और उनकी जगह पर जो बाहर से यूनिटें आती थी, एयरपोर्ट पे उतरती थी और स्पेशल ड्यूटी वाले हेलीकॉप्टरों के द्वारा उनको कारगिल के ऊपर भेजा जाता था। और देखने में आया उन जवानों के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, कोई शिकवा नहीं था कि हम लोग लड़ाई के अंदर जा रहे हैं। वो भारत माता की जय बोलते हुए लड़ाई के ऊपर जाते थे और उनका जोश था वो देखने वाले थे। उसमें कुछ उस लड़ाई के अंदर मेरे से मेरा छोटा भाई सूबेदार विजयपाल सिंह 16 ग्रेनेडियर के साथ उस जंग के मैदान में ही डटा हुआ था। और उस दौरान झुंझुनू जिले के जो जवान लड़ाई पे जाते थे और हम लोगों से मिलके जाते थे तो ये कहते थे आएंगे कि नहीं आएंगे पता नहीं, पर वतन का नाम अमर कर जाएंगे। और उस टाइम पर इस जिले के 19 जवान कारगिल में शहीद हुए। झुंझुनू जिले के 498 जवान अभी तक शहीद हुए हैं। झुंझुनू वीरों का जिला है। 60,000 इसमें पूर्व सैनिक हैं, 40,000 इसके अंदर सर्विंग सोल्जर हैं और वीरांगनाएं आपके साथ बैठी हुई हैं। इन वीर सपूतों के लिए 2 लाइन कहूँगा मैं। भारत माँ के हम सिपाही इतना बस हमारा परिचय है, जान हथेली पर रखते हैं, हमें ना किसी का डर भय है। और जहाँ जहाँ तक उड़े तिरंगा वहाँ वहाँ घर मेरा है। और जब तक सर ऊंचा मेरा, जब तक ऊंचा तिरंगा है। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, हमेशा देश सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सपूत हमेशा अमर हो जाते हैं। हमारे साथ शहीद सबल सिंह की वीरांगना भंवर कंवर है, उन्होंने अपनी आहुति दी है। आहुति के बाद आपने देखा होगा 25 कितने साल बीत चुके हैं, उस समय क्या उम्र थी उनकी और अब क्या देखते हैं, किस प्रकार से लालन पालन किया परिवार? 18 साल की उम्र है, 12 साल की मैं ये चीन की लड़ाई शुरू की तो 3 महीना और 28 दिन की छुट्टी है और राड में चले गया, कोई पता नहीं लगा। उनकी कमी तो ज़रूर खलती है, लेकिन उन आपके बच्चों में उनका भविष्य देखते हैं? बच्चा वच्चा तो यही नहीं है, हाँ, ब्याह करता ही चले गया। बिल्कुल, छोटी सी उम्र में ही हमारे वीर जवान शहीद हो गए थे। विजेंद्र, मैं आपको एक और आंकड़ा बताता हूं कि जब कारगिल युद्ध हो रहा था उसमें जो शहीद होने वाले थे वो करीब 20 से 25 और 30 साल की उम्र के थे। करीब 12 से ज़्यादा जो शहीद हुए थे और जो घायल हुए थे उनमें करीब युवा थे। और 1999 के युद्ध के बाद झुंझुनू में वीरों की जो भूमि है उसमें एक उबाल सा आ गया। खून में उबाल आने के बाद यहाँ के युवाओं में इतना जोश आ गया कि हर गांव और ढाणियों में आज आपको वीर सैनिक मिल जाएंगे। और उन वीर सैनिकों में हमारे साथ एक युवा है जो कारगिल लड़ाई के बाद सेना में भर्ती हुए हैं। किस प्रकार से देखते हैं सर कारगिल लड़ाई को और कारगिल लड़ाई के बाद को? सबसे पहले कारगिल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 25 वर्ष पूर्ण हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, कारगिल युद्ध जीते हुए और आज़ाद हुए आज 75 वर्ष गांठ मना रहे हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि जब जब इस धरती झुंझुनू का नाम रहेगा ऊंचा, तब तक हम वीर सैनिकों को याद करेंगे। आज कारगिल हमेशा एक नई सोच, एक नए युवा के तौर पे एक नई सोच उभरती है कि देश के लिए सर्विस करना और देश के प्रगति को आगे बढ़ाना, देश की रक्षा करने के लिए हमेशा झुंझुनू का नौजवान आगे रहेगा। और झुंझुनू में एक हमेशा ये रहती है कि देश भावना रहती है कि मैं जाऊं और फौज में अपनी सेवा प्रदान करूं। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं आपके चैनल के थ्रू कि हर युवा अग्निवीर होगा या फिर जो भी होगा, हमेशा झुंझुनू का योद्धा हमेशा देश का नाम रोशन करेगा। और जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, हर युवा आज भी देश सेवा से इन वीर शहीदों से प्रेरणा लेता है। हमारे साथ मौजूद है कैप्टन रामअवतार सिंह। आपने भी बारीकी से कारगिल की लड़ाई लड़ी है, आप भी सेना में हैं। उन शहीदों को किस प्रकार से आप नमन कर रहे हैं हमारे चैनल के जरिए? कारगिल की लड़ाई बहुत ही दुर्गम जगह की लड़ाई थी। दुश्मन बहुत ऊंचाई के ऊपर था। हमारी सेना नीचे से मान लो वहाँ तक पहुँचने में बहुत कठिनाइयों का सामना किया और हमारी सेना ने जोश और होश से उस लड़ाई को जीता। और हमारे देश की रक्षा के लिए जो मान लो देश के सैनिक शहीद हुए उनको मैं श्रद्धा सुमन करता हूँ और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके परिवार को मैं सल्यूट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि सदा वो स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, खुश रहें।
बिल्कुल, उनके जाने के बाद गम ज़रूर है, लेकिन जब शहादत होती है तो सब याद करते हैं। और जब उनकी पार्थिव देह लिपटकर गांव में आती है तो हमने कई बार उन तिरंगा रैलियों को भी कवर किया, उसमें हज़ारों लोग मौजूद रहते हैं विजेंद्र। और सबसे बड़ी बात यह है कि झुंझुनू ज़िले वीर शहीदों की भूमि की जो शहादत है उनमें अग्रणी पंक्ति में झुंझुनू ज़िला आता है। और आज़ादी से लेकर अब तक करीब 500 के करीब जो वीर सैनिक हैं उन्होंने अलग अलग जो जंग हुई थी उनमें अपनी शहादत दी है। लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जाएगा देश सेवा में, क्योंकि यहाँ के युवाओं में खून में उबाल है और लगातार ये प्रेरणा देते हैं। जो गांव गली में उनकी शहीदों की जो प्रतिमाएं हैं उनसे युवा आज भी प्रेरणा लेते हैं। और जो वीर शहीद हैं उनके परिवार को आज गौरवान्वित होने का अवसर मिल रहा है। आज विजय दिवस के उपलक्ष्य में हर जगह आज उन वीर शहीदों को नमन किया जा रहा है। फर्स्ट इंडिया भी उन वीरों की शहादत को सलाम करता है। जी, अंगनाओं को हम सुन नहीं पाते तो शायद उस दर्द को हकीकत में महसूस कर भी ना पाते। आपने उस दर्द को हम तक पहुंचाया, लेकिन आपने कहा कि भाई और भी शहीद होते रहेंगे। हम कहेंगे कि और शहीद होने ही नहीं चाहिए, उल्टा जो दुश्मन है वो ताबूत में बंद होकर जाना चाहिए। हमारा एक एक मां भारती का सपूत भारत के लिए अमूल्य है, उसे खोया नहीं जा सकता। और जैसे हम आज खो रहे हैं छद्म युद्ध में, ऐसे तो बिल्कुल नहीं खोया जा सकता। लेकिन कर्नल देवानंद जी, क्योंकि करगिल सिर्फ शहादत के लिए और जंग के जीतने के लिए याद नहीं किया जाता है, सेना में कई बड़े बदलाव हुए हैं उनके लिए भी याद किया जाता है। क्या वो बदलाव कम पड़े, या आपको लग रहा है कि वो बदलाव कम से कम ऐसे थे कि एक सैनिक और परिवार को सम्मान दे गए? जी, सबसे पहले देखिए, जो आपने सवाल बताया है कि क्या क्या बदलाव, बिल्कुल उस समय के बाद में जो आज की हमारी भारत सरकार है, और मैं ये कहना चाहूँगा जो बदलाव हुए हैं बड़े ऐतिहासिक हैं। कारगिल युद्ध के अंदर 2 बहुत बड़े बदलाव किए गए थे उस समय की सरकार, और मेरे ख्याल से हमारे वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री थे। पहला ये था कि उससे पहले जब भी किसी सैनिक वीरगति को प्राप्त होता था या उसकी मौत हो जाती थी दुर्गम इलाकों में, तो उनका शरीर देह उनके जन्म स्थान पर नहीं लाया जाता था और वहीं पर ही हम लोगों को उनका अंतिम संस्कार किया जाता था। और कुछ जगह परिस्थिति में वो कुछ लेके भी आते थे। पर कारगिल के दौरान ये फैसला किया गया कि कोई भी सैनिक अगर उसका जीवन का अंत होता है भारत सेना के दौरान, उसके पार्थिव देह को उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। ये एक ऐतिहासिक काम उस समय हुआ। दूसरा एक हुआ कि जो हमारी वीर नारी हैं उनको उनसे पहले जब भी किसी सैनिक की मौत हो जाती थी और वो वीर गति को प्राप्त होते या सामान्य मौत होती थी, तो उनकी वीर नारियों को जो पेंशन या जो पैसा दिया जाता था जीवन बसर करने के लिए, उसमें बहुत त्रुटियां थी। और उसके अंदर एक बहुत बड़ा काम किया गया कि जब भी कोई सैनिक वीर गति को प्राप्त होता है तो उनकी धर्मपत्नी को, उस वीर नारी को उनके जीवन की आखिरी सांस तक जो आखिरी तनख्वाह जो वो जवान या जो सैनिक जो लेता था वो दी जाएगी। ये 2 बहुत बड़े थे। तीसरा, इसके बाद जब जिस प्रकार से कारगिल रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के अंदर जितनी त्रुटियां थी उसमें एक ऐतिहासिक फैसला किया गया। उस ऐतिहासिक फैसले के लिए मैं नरेंद्र मोदी साहब को प्रशंसा और बधाई देना चाहूंगा। वो था सीडीएस का फैसला। देखिए, तीनों सेनाओं के युद्ध के अंदर एकीकरण करने के लिए जो सीडीएस लाया गया ऐतिहासिक कदम था। और उसके बाद हम सब ने देखा किस प्रकार 2020 क्योंकि कुछ और जवान वहां हैं प्रदीप के साथ, और मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि प्रोग्राम, क्योंकि हम समाप्ति की तरफ है और वो रह जाएं, क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत सेवा की है। प्रदीप, अगर कोई जवान या कोई और उनके परिवार से रह गया है जो अभी तक फर्स्ट इंडिया के साथ शहादत को नमन नहीं कर पाया, तो उनसे बातचीत कीजिए। बिल्कुल, शहादत को नमन करने के लिए हमारे साथ जो कारगिल योद्धा हैं वो भी कैप्टन सुनील और जगदीश प्रसाद जुड़ चुके हैं। उनसे जानते, शॉर्ट में हम जानना चाहेंगे किस प्रकार से नमन करते हैं सर हमारे चैनल के जरिए। आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऑलरेडी कैप्टन जगदीश आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं कारगिल के युद्ध के अंदर जो शहीदों ने शहादत दी है उसके लिए मैं बार बार नमन करता हूँ, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इसके लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने जो आज के दिन 11:25 पर हर सरकारी संस्था, स्कूल हो चाहे अस्पताल हो या और भी प्राइवेट संस्था, सभी के अंदर जो राष्ट्रगान का प्रोग्राम किया है उसके लिए गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं चाहता हूं कि जो कारगिल युद्ध के अंदर जो योद्धा शहीद हुए हैं उनके बारे में गवर्नमेंट सोचे। बार बार उनकी वीरांगनाएं हैं, उनको परेशानियाँ होती हैं, या उसके गवर्नमेंट
वादा करती है कि उनके परिवार को या उसकी वीरांगना को नौकरी देंगे, परंतु उनको नौकरियां नहीं मिलती हैं, वो भटकते घूमते हैं। गवर्नमेंट से अनुरोध है कि उसके लिए कुछ मतलब स्पेशल कोई ब्रांच खोले और करे। बिल्कुल, हमारे साथ कैप्टन सुनील भी हैं। सर, दुर्गम पहाड़ियाँ थी, नायक सूबेदार हमारे साथ सुनील जी भी हैं। दुर्गम पहाड़ियाँ थी, 16,000 फीट की थी, उस समय आप नीचे थे, किस प्रकार से दुश्मनों से लोहा लिया सर? दुश्मन ऊपर पहाड़ियों पे था, हम नीचे से, हमारा पहला अटैक 12 जून को शुरू हुआ था और ऊपर से बहुत हाइट पे थे, तो ऊपर से एक पत्थर भी फेंकना गोली के बराबर था। तो रात के अंधेरे के अंदर बहुत ही मुश्किल से हमने अटैक किया। मैं घातक प्लाटून में था, हमारा टास्क था कि दुश्मन के पीछे की तरफ जाके नाले में कट ऑफ लगाना और भागते हुए दुश्मन पर फायर करना। और फिलहाल हमारे दोनों अटैक्स में 18 और 4 जेसीओज, 4 अफसर, 2 जेसीओज जूनियर कमीशन अफसर हमारे शहीद हुए। और हमने 13 जून को फर्स्ट लाइट से पहले हमने टोलोनिंग हिल पे कब्जा कर लिया था। बिल्कुल, 84 दिन की जो लड़ाई थी, उस लड़ाई में आखिरकार जो घुसपैठिए थे, पाकिस्तानी जो नाकाम हरकत की उन्होंने सैनिकों को, उनको झुंझुनू से फर्स्ट इंडिया के लिए प्रदीप गढ़वाल सलाम करता है। बिल्कुल प्रदीप, बहुत शुक्रिया। और पूरा फर्स्ट इंडिया परिवार उनको सलाम करता है। लेकिन अब क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है, राजेश भूकर जी, बहुत सीधा सवाल जो शायद देश भी पूछना चाह रहा होगा, क्या अब कोई भी एक ऐसा हिस्सा है हिंदुस्तान का पाकिस्तान से लगता हुआ जहां करगिल जैसी जंग संभव है? 99 के युद्ध के बाद में मुझे नहीं लगता कि कोई भी कन्वेंशनल वॉर की हिम्मत पाकिस्तान दोबारा कर पाएगा। लेकिन जैसे आपने बताया कि जो हमारे देश में स्पेशली जम्मू कश्मीर से लेके धीरे धीरे नीचे पंजाब में आने की कोशिश ही कर सकते हैं, जहाँ पे लगातार कोई ना कोई डिस्टर्बेंस, कोई ना कोई टेररिज्म, कोई ऐसी चीज़ करते रहे जिससे पूरे देश के अंदर डिस्टर्बेंस फैला रहे। कन्वेंशनल वॉर का स्कोप इसलिए ख़त्म हो गया कि आज के दिन दोनों तरफ की सेनाओं की ऑलमोस्ट फिजिकल कैपेबिलिटीज़ और डिप्लॉयमेंट इतना सख्त और क्लियर हो गया है कि कोई भी उसको वेंचर करके 1 किलोमीटर भी अंदर जाना मुश्किल है। ठीक है, अनुपम जेटली जी, अनुपम जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, क्योंकि पाकिस्तान पर मैं व्यक्तिगत तौर पर भरोसा नहीं करता सर। वो 250 रुपए किलो आटा तो खा लेगा, लेकिन गोली जेब में रखकर खाएगा, पेट भूखा रह जाए, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या वाकई में आपको लगता है कि भारत अब इतना ज्यादा सक्षम हो गया है कि पाकिस्तान सीधा आंख दिखाने की हिम्मत कर ही नहीं सकता, बेशक उसका चाचा चीन पीछे से उसको ताकत दे दे? सही बात विजेंद्र, भारत जो है सशक्त है और पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं या चीन की इतनी हिम्मत नहीं कि डायरेक्ट किसी भी कन्फ्रंटेशन में या लड़ाई की सिचुएशन में भारत के सामने अपने को उपस्थित करें। मगर हाँ, हमें सोचना है कि वो हमारे दुश्मन है, वो कभी भी हमारी खुशहाली नहीं देख सकते। और इसके लिए हमें फौज की जितनी भी साजो सामान से मदद करनी पड़े, जितनी भी फौज के सैनिकों को एक से एक बढ़कर मुहैया कराना पड़े, उनके पे स्केल्स, उनके औरत, उनके हथियार, उनके बाकी साजो सामान, उसके लिए देश को तत्पर रहना चाहिए। और किसी भी हाल में देश को फौज की नफरी कम नहीं करनी चाहिए, जो कि पिछले 3 सालों में कोरोना के बाद से कमी नजर आई। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए देवन जी, आपका भी शुक्रिया। राजेश जी, आपका भी शुक्रिया। और झुंझुनू से जितने परिवार हमारे साथ जुड़े उन सभी का भी शुक्रिया। प्रोग्राम के अंत में सिर्फ 2 वाक्य। पहला तो ये कि जितने मेहमान हमारे साथ जुड़े, अनुपम जी, राजेश जी और देवानंद जी, उन्होंने कहा कि फर्स्ट इंडिया का शुक्रिया कि उन्होंने ये प्रोग्राम रखा। सर, हम कह रहे हैं कि आपका शुक्रिया कि आपने हिंदुस्तान को महफूज रखा और हमें अपना बहुमूल्य वक्त दिया। इसलिए फर्स्ट इंडिया परिवार सबको जय हिंद कहता है और हर जवान के लिए कहता है कि जवान है तो हिंदुस्तान है, जवान है तो संविधान है, जवान है तो विधान है, जवान है तो विमान है, जवान है तो मान है, जवान है तो सम्मान है और जवान है तो हिंदुस्तान है। जय। ऐ सरजमीन हिंदुस्तान, तेरे उन जानिसारों, जांबाजों, शहीदों और मुहाफिजों को सलाम है, सलाम है, सलाम है।